हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश आज से लॉकडाउन के चौथे फेज़ में प्रवेश कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइंस मिल रही हैं आप लोग उसे फॉलो कर रहे होंगे एंड आई होप कि आप और आपके फैमिली मेम्बर्स घरों से बाहर जाते समय मास्क वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होंगे और जब घरों को लौट रहे हैं तो भी अपनी बॉडी, अपने मास्क को, अपने प्रॉपर जो भी आपके क्लोथ्स हैं या जो सामान आप लोग लेके आ रहे हैं मार्केट वगैरह से, तो उसको भी प्रॉपर्ली आप लोग सैनिटाइज़ कर रहे होंगे। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो हम लास्ट टाइम हमने जो है न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात की थी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, डिटेल में स्टडी की थी। अब हम एक और जो आपका न्यूक्लिक एसिड है आरएनए के बारे में बात करूं और अगर इसके स्ट्रक्चर का हम एक ओवरव्यू लें तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है बेसिकली क्या है कि ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो राइबोस शुगर इसमें होती है। तो राइबोस शुगर आपको पता है बेसिकली एक स्ट्रक्चर इस प्रकार का है जो कि पेंटागोनल स्ट्रक्चर है और इसमें जो है 1, 2, 3, 4 और ये 5वां कार्बन इसमें जो है अटैच रहता है। और इसके अलावा इधर से एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जो कि फर्स्ट कार्बन के साथ होता है। 5th कार्बन जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के संग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। 2nd कार्बन और 3rd कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच रहते हैं, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और ये क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आरएनए है ये 2 फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से लेस स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ डीएनए वहाँ पर केवल एक मतलब 3rd कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो डीएनए क्या है जो है वो हाईली स्टेबल है इन कंपैरिजन टू आरएनए। इसके अलावा यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेसिस के संग जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम कह देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और इधर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कह देते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा जो ये बेसेस हैं ये बेसेस भी 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं। एक को मैं कहता हूँ प्यूरीन बेसिस और एक को हम कह देते हैं पिरिमिडीन बेसिस। ठीक है, प्यूरीन बेसिस जो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, आरएनए में भी और डीएनए में भी यही पाए जाते हैं। पिरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं डीएनए में और आरएनए के केस में यहाँ पर जो है थायमिन को यूरेसिल रिप्लेस करता है और दूसरा जो पिरिमिडीन बेस होता है वो साइटोसिन होता है। तो यहाँ पर एक और डिफरेंस इनके बीच में ये है। क्लियर है? इसके अलावा मैं एक और बात करूँ आपसे, आपने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर जो है देखा है इस प्रकार से, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें आपको पता है कि बीच में बेस पेयर्स होते हैं। और दूसरी ओर अगर मैं आरएनए की बात करूं तो वहां पर पेयरिंग जो है बेसिस में नहीं होती, क्योंकि आरएनए जो है वो क्या है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेजॉरिटी में ये सिंगल स्ट्रैंड में जो है पाया जाता है। तो इसको मैं एस से डिनोट कर दूंगा, सिंगल स्ट्रैंड, और इसको मैं डबल स्ट्रैंड से जो है शो कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बेस पेयर रूल को और चारगॉफ के रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद अगर हम आरएनए के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो आरएनए बेसिकली 2 प्रकार से जो है ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। पहले को हम कह देते हैं जेनेटिक आरएनए एंड द सेकंड वन इज नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए का मतलब ये है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है मौजूद रहेगा उसे हम जेनेटिक आरएनए कह देंगे। क्लियर हो गया? रियो वायरस है, ट्यूमर वायरस है और मोस्ट ऑफ द वायरस जितने भी हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। इसीलिए एक टाइप जो है इसका जो है वो जेनेटिक आरएनए है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये कहा कि ये इस प्रकार का जो आरएनए है वो वायरसेस में पाया जाएगा। नॉन जेनेटिक जो आरएनए है वो मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे यूकैरियोट्स हैं या हमारे बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, नॉन जेनेटिक आरएनए के भी बहुत कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे कि हम कह देते हैं कि जो जेनेटिक आरएनए है वो माइक्रो आरएनए है या गाइड आरएनए है। एक हम कह देते हैं स्मॉल आपके जो है न्यूक्लियोलर
ठीक है, SNO RNA के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये सारे के सारे RNA जो हैं ये नॉन जेनेटिक होते हैं। पर यहाँ पर हम मेजर जो 3 प्रकारों की बात आपके क्लास 12 NCERT और नीट के पर्पज़ से आपके काम आएंगी, वो तीनों RNA हैं मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA। क्लियर हो गया। अब अगर मैं डिटेल में mRNA की बात करूं, फर्स्ट टाइप जो है वो इसका नाम ही बताया जा रहा है कि मैसेंजर RNA। ठीक है, तो मैसेंजर RNA का अर्थ क्या हुआ? तो मैसेंजर RNA वो RNA है जिसका जो सिंथेसिस होगा वो कहाँ होगा? वो DNA के ऊपर होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, DNA के अंदर जो है, सेल के अंदर जो है ये इसका सिंथेसिस होगा, इसका निर्माण होगा। यानी कि अगर ये सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसको हम साइटोप्लाज्म कह देंगे, और ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये जो DNA है, अगर इस DNA का जो मैं हेलिक्स की बात करूं इस प्रकार से, और इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अगर वो उसको मैं इसकी कोडिंग करूं, इसकी अगर मैं थोड़ा सा जो बेस पेयर के हिसाब से इसकी कोडिंग करूं, तो अगर ये ATGCAT इस प्रकार से है, तो ये जो DNA है ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा इसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा। RNA के हेलिक्स जो बनेगा उसमें क्या होगा? जो पेयरिंग होगी किस प्रकार से होगी? देखिए, A के बदले A विद T, यहाँ पर भी T विद, अब क्योंकि यहाँ पर ये RNA है तो A थायमिन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। थायमिन आपको पता ही है, T विद A, G विद C, C विद G, A विद अगेन U एंड T विद A। ठीक है, तो ये हमारा जो है ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा जो बेसिकली, तो ये इस प्रकार से जो है इसको हम प्री mRNA या प्रीमेच्योर mRNA कह देते हैं। और यहाँ से फिर एक मैच्योर RNA का जो फॉर्मेशन होगा, प्री मैच्योर RNA से मैच्योर RNA, जिसका हम एक स्ट्रक्चर अभी आगे देखेंगे, उसका जो फॉर्मेशन होगा इसको हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बाद में ये जब मैच्योर हो जाएगा उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकलेगा और फिर साइटोप्लाज्म में जो है जाकर के फिर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये कोड करेगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो mRNA बेसिकली क्या है? अभी हमने देखा था कि जो mRNA का एक हमारा जो हेलिक्स जो है, ये जो RNA जो इसको हम कह रहे थे प्री मैच्योर जो है mRNA या प्री mRNA कह रहे थे। तो इसके जो भी इसमें क्या होंगी? इसमें 2 प्रकार के रीजन्स होंगे। ठीक है, इनको हम क्या देते हैं? देखिए, एक रीजन आपको ये मैंने अलग अलग तरीके से दिखा रखा है ताकि आप इसको समझेंगे। ठीक है, इसमें 2 रीजन्स होते हैं। एक को मैं कह देता हूं नॉन कोडिंग, और दूसरे को हम कहते हैं कोडिंग रीजन्स। नॉन कोडिंग रीजन्स और कोडिंग रीजन्स। नॉन कोडिंग रीजन्स को जो है इसको जो है हम इंट्रॉन्स के नाम से भी जानते हैं, जबकि कोडिंग रीजन्स हमारे सारे के सारे होते हैं एक्सॉन्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सॉन E से दिखाऊं तो ये हमारा I हो जाएगा। ये E, ये फिर I, ये E, ये फिर I, E और I, E I। ठीक है, तो मैसेंजर RNA का आपको पता है कि जो इसका काम है वो क्या है? ये क्या करता है कि DNA के से जो है जेनेटिक कोड के रूप में जो है, बाद में हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे जब साइटोप्लाज्म में ये पहुंचेगा, ट्रांसलेट करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। तो इसके लिए हमको केवल कोडिंग पार्ट की आवश्यकता होती है। तो कोडिंग पार्ट्स कौन से हैं? मैंने अभी आपसे कहा था जितने भी एक्सॉन्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस फ्रेगमेंट से हमें इनको काट के अलग करना पड़ेगा। इनको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको काटने के लिए एक प्रोसेस होती है, इसको हम कह देते हैं स्प्लाइसिंग, RNA स्प्लाइसिंग, यानी कि काट करके अलग करना। और इसमें जो है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है उसका रोल यहाँ पर होता है। तो क्या होगा जब ये कट हो जाएगा तो क्या आपको स्ट्रक्चर दिखेगा? तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये वाला आपको एक्सॉन मिल रहे हैं और ये वाले आपको बीच बीच में इंट्रॉन्स मिल रहे हैं।
तो हमें क्या करना है, हमारा नॉन कोडिंग से कोई काम मतलब नहीं है, तो हमें जितने भी जो कोडिंग एरिया हैं इनको आपस में जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये जुड़ जाएंगे। ये जुड़ करके क्या होगा, ये पूरा एक कोडिंग जो है सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा। इनको जोड़ने के लिए भी लाइगेस एंजाइम यहाँ पर काम कर देता है और ये आपस में जो है जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब जब ये जुड़ गए तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखूं तो ये स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये mRNA का जो सेगमेंट जो हमारा बना है ये अभी भी प्री मैच्योर है। इसको मैच्योर करने के लिए पहले आप क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ये प्री मैच्योर क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो रेट होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टेबल करने के लिए इसमें कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है, जैसे कि इधर से अगर मैं इसको, इसका 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है, इस हेलिक्स का, तो ये जो 5 प्राइम एंड है वहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से कैपिंग की जाती है और 3 प्राइम एंड में जो है इस प्रकार से टेलिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पर कैप फॉर्मेशन और यहाँ पर टेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो कैप है बेसिकली ये कैप किसकी बनी होगी, इसको हम कह देते हैं मिथाइलेटेड गुआनिन या मिथाइलेटेड जी भी इसको के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, और कई बार इसको जो है एक और नाम से अगर हम इसको बात करें तो इसको मिथाइल गुआनोसिन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कैप की बात करूं, इधर जो ये टेल बन रही है यहाँ पर बहुत सारे जो एडेनिन जो है वो ए करके जिनका स्ट्रक्चर जो है आगे को फॉर्म होता है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं, टेल तो हमने लिखा ही है, पॉली एडेनिन टेल। ठीक है, और ये जो होती है बेसिकली यहाँ पर एडिनाइलिक एसिड जो है वो यहाँ पर अटैच रहता है। तो ये हेड और ये टेल यानी कि ये कैप और ये टेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब जब हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो आगे को स्टार्ट होगा तो वहाँ पर 2 कोडॉन्स इसमें भाग लेते हैं। ठीक, एक को मैं कह देता हूँ स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन का मतलब है कि यहाँ से जो प्रोसेस है वो इनिशिएट जो है करेगी, तो इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कह देते हैं इनिशिएशन कोडॉन। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं एंड कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। और एक और भाषा में इसको हम बात करेंगे तो इसको टर्मिनेशन कोडॉन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेडिकल वगैरह में जब आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो ये कोडॉन्स के बारे में काफ़ी सारे कई बार जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्टार्ट कोडॉन हमेशा क्या होता है, AUG। ठीक है, तो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ज़रा फोकस करेंगे यहाँ पर, स्टार्ट कोडॉन हमेशा AUG रहेगा इन केस ऑफ mRNA। ठीक है, स्टॉप कोडॉन की बात करेंगे तो स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, UGA, पहला आपका UGA हो गया, UAA और UAG। ठीक है, ये 3 जो होते हैं इनको स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा ये जो बीच का रीजन है इसे हम क्या कह देंगे, ये होता है मेन कोडिंग रीजन। यहाँ से लेकर के यहाँ का जो रीजन है इसको मेन कोडिंग रीजन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो पाया जाता है और कोडिंग के टाइम पे इसी का जो है इसी के द्वारा फर्दर आगे क्या होता है, इसी स्ट्रक्चरल जीन को जो है फिर ट्रांसलेट वगैरह आगे किया जाता है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो है आगे को फिर ट्रांसफ़र होती है। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका मेन कोडिंग रीजन हो गया, ये डिटेल स्ट्रक्चर हो गया बेसिकली किसका, जो हम बात डिस्कस कर रहे थे आज mRNA के बारे में। तो mRNA आपने देखा, mRNA का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा, तो थोड़ा डिटेल में इसको आप लोग देखेंगे
इसकी कैपिंग, कहाँ पर इसका कैप फॉर्मेशन है, कहाँ पर इसका जो है टेल फॉर्मेशन है, किस प्रकार से जुड़ेगा, मिथाइलेटेड ग्वानिन यहाँ पर जुड़ता है और इधर जो है आपका एडिनिलिक एसिड जो है इसके टेल फॉर्मेशन कर देता है। तो ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा इसको देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए और जो थर्ड फॉर्म है आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए के बारे में डिटेल में आगे फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।